नमस्कार प्यारे बच्चों, हम कर रहे थे +2 क्लास का हिस्ट्री का 5वां अध्याय, जिसके अंदर हमने इब्न बतूता तथा अनजाने को जानने की उत्कंठा, जैसे उसने बड़ी यात्राएं की, पूजा स्थलों को देखा और नारियल तथा पान जिनको पवित्र माना जाता था। और इब्न बतूता ने जैसे भारतीय शहरों के बारे में बताया। शहर जो है वो व्यापक थे, कृषि के योग्य जो मिट्टी थी वो उपजाऊ थी, 2 फसलें जो हैं वो उगाई जाती थी। और जो रेशम था हमारे यहाँ का मलमल का कपड़ा, वो अत्यधिक महंगा था। और जो जरी का कपड़ा था, साटन था, उनकी अत्यधिक मांग थी। ये सब कुछ हमने किया। तो आज हम करेंगे संचार की एक अनूठी प्रणाली। ये सारा NCERT आपकी बुक जो है उसके अनुसार ही है। तो संचार की एक अनूठी प्रणाली के अंदर क्या था कि जो यहाँ की डाक प्रणाली थी, जैसे व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष जो उपाय करता था। लगभग सभी व्यापारी मार्गों पर सराय तथा विश्राम के गृह जो हैं वो स्थापित किए जाते थे। और इब्न बतूता डाक प्रणाली की कार्यकुशलता को देखकर बहुत अधिक चकित हो गया था, क्योंकि यहाँ की जो डाक प्रणाली थी वो बहुत ही अनूठी थी। इससे व्यापारियों के लिए लंबी दूरी तक सूचना तथा माल पहुंचाना जो होता था वो बहुत ही आसान था। और सिंध से दिल्ली तक की यात्रा को करने में वैसे तो 50 दिन जो थे वो लग जाते थे। जैसे इब्न बतूता ने जो यात्रा की थी तो उसने 50 दिनों में ही जाकर के पूरा किया था। लेकिन वही यात्रा जो गुप्तचर होते थे, जो डाक पहुंचाते थे, वो वही यात्रा जो है वो 5 दिनों में ही डाक जो है वो इस व्यवस्था के माध्यम से पहुंच जाती थी। तो डाक व्यवस्था जो थी वो बहुत ही विचित्र थी। और वो कैसी थी डाक व्यवस्था? जैसे डाक व्यवस्था वहाँ पर 2 प्रकार की थी। एक तो अश्व डाक व्यवस्था थी और दूसरी पैदल डाक व्यवस्था थी। इसको जैसे इसके अंदर जो डाक लेकर के जाते थे उनको उलूक कहा जाता था। और जैसे जो अश्व होते थे, जो घोड़े होते थे, वो डाक आदि को लेकर के जाते थे और 4 मील के बाद उस घोड़े को चेंज कर दिया जाता था और अन्य यात्री जो आगे होता था उसको जो है वो डाक दे दी जाती थी। और जो दूसरी यात्रा थी वो थी पैदल डाक व्यवस्था, जिसके अंदर जैसे उसको दावा बोला जाता था और 1 मील के अंदर जैसे 3 व्यक्तियों को जो है वो डाक चेंज कर दी जाती थी। तो इसके अंदर कैसा सिस्टम था कि जैसे जैसे हमने अभी देखा है कि जो विश्राम गृह स्थापित किए जाते थे, सराय बनाई जाती थी। तो उसी सराय में जैसे लोग जो हैं, जैसे अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो सराय बनी हुई होती थी, तो वहाँ पर लोग जो हैं वो बैठे होते थे। और जैसे एक व्यक्ति जो है वो दौड़ते हुए डाक को ले करके, उसके जैसे हाथ में डाक होती थी, एक हाथ में डाक होती थी और दूसरे हाथ में एक डंडी होती थी जिसके ऊपर जो है घंटी बंधी हुई होती थी। और वो जैसे जाता था और जैसे ही यहाँ पर पहुँचने वाला होता था तो वो उसकी घंटी जो है वो घंटी को बजाना स्टार्ट कर देता था। और जैसे जो यहाँ पर लोग होते थे आगे ले जाने के लिए, तो वो आगे व्यक्ति आ जाता था और उससे डाक को ले लेता था, डाक के थैले को, और फिर वो आगे चल पड़ता था। तो जो बैठे होते थे उन्हीं को ही दावा जो है वो कहा जाता था। तो ऐसे ही करते करते जहाँ पर डाक पहुँचानी होती थी वहाँ पर वो डाक जो है वो पहुंच जाती थी। कैसे पहुंच जाती थी कि जैसे मील के अंदर अलग अलग जगह पर जैसे सराय बनी हुई होती थी, तो पैदल यात्री भाग करके जाते थे और जो डाक है वो आगे आगे पहुंचाते चले जाते थे। और ऐसे ही जो यात्रा जो 50 दिनों में संभव थी, तो गुप्तचर जो डाकिये थे वो उनको 5 दिनों में ही पहुंचा देते थे। फिर उसके बाद है बर्नियर तथा अपविकसित पूर्व। इसके अंदर जैसे जो इब्न बतूता है, जैसे वो हर चीज़ का वर्णन जैसे उसने करने का निश्चय किया, तो उसे अपने अनूठेपन के कारण, जो ये भारत था उसमें के अंदर जो उसका अनूठापन था, उसने उसको प्रभावित किया और उसको उत्सुक भी किया। बर्नियर जो था वो एक भिन्न बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित था। उसने भारत में जो भी देखा उसकी, जैसा कि हम जानते ही हैं कि उसने भारत के अंदर जो भी देखा उसने उसकी यूरोप के साथ तुलना की। और यूरोप के साथ तुलना करने के साथ जैसे विशेष रूप से जो व्यापक स्थितियां थी उनकी तुलना की और उनको उजागर भी किया। और बर्नियन के विचार नीति निर्माताओं तथा बुद्धिजीवी वर्गों को जो है वो प्रभावित करना चाहता था, ताकि सुनिश्चित किया जा सके
सके और सही से निर्णय लिया जा सके कि क्या है जो और कैसे जो जैसे भारत को वो निम्न मानता था और पिछड़ा हुआ मानता था, तो उसको कैसे सही किया जा सके। क्योंकि यहाँ पर जो राजा राज्य करते थे और राजा जैसा जनता को चलाते थे, जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, उनसे प्रभावित थे लोग, तो वो जैसा चलाते थे वैसा ही चलता था। तो बर्नियर ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था ट्रैवलर इन द मुगल एम्पायर, और उसने इसके अंदर जैसे आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा गहन चिंतन के लिए इस ग्रंथ को जो है वो उल्लेखनीय माना जाता है। तो उसके वृत्तांतों में जैसे चर्चा की गई थी और मुगल के इतिहास को एक प्रकार के वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का जो है प्रयास किया गया था। वे निरंतर मुगल कालीन भारत की तुलना जो है वो तत्कालीन यूरोप से करता रहता था। उसका भारत का चित्रण द्विवित्रात्मक के नमूने पर आधारित है, जहां भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में दिखाया गया है या फिर यूरोप का विपरीत, जैसा कि कुछ इतिहासकार परिभाषित करते हैं। उसने जो भिन्नताएं महसूस की उन्हें भी पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध यानी कि एक जैसे लय में उसको किया गया है, जिससे भारत पश्चिमी दुनिया को निम्न कोटि का प्रतीक न हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है भूमि स्वामित्व का प्रश्न। इसके अंदर क्या था कि जैसे जो भूमि थी उसके ऊपर निजी स्वामित्व का अभाव था, यानी कि भूमि जो होती थी वो राजा के पास होती थी, राजा का अधिकारी होता था उस भूमि के ऊपर, और जो करने वाले थे भूमि को किसान आदि थे उनके पास भूमि की कमी होती थी। राजा का अधिकार यानी कि जो भूमि होती थी वो राजा ही जो है किसानों को बांटता था और किसान उस पर भूमि करते थे। मुगल सम्राट के जो शासक थे वो कुछ ऐसा ही जैसे मुगल सम्राट जो है वो सारी भूमि का स्वामी होता था और उसे अमीरों के बीच में बांट देता था, अमीरों के बीच में ज़मीन का बंटवारा कर देता था। और जैसे क्या होता था कि जो भूधारक होते थे, जो भूमि को ग्रहण करने वाले होते थे, जो भूमि को करने वाले होते थे, वो बच्चों को अपने भूमि नहीं दे पाते थे और इससे क्या होता था कि कृषि का विनाश होता था। कैसे कृषि का विनाश होता था? क्योंकि जैसे अब किसी के पास कोई अपनी चीज़ नहीं है तो वो दूसरे की चीज़ पर अगर कार्य करेगा तो वो उतने अच्छे ढंग से नहीं करेगा जितना वो अपनी ज़मीन के ऊपर जो है वो करेगा समाज के लिए। और या फिर जैसे सभी का उस समय का जो जीवन था वो अच्छा नहीं था। अमीर यहाँ वहाँ पर जैसे दो प्रकार के लोग ही पाए जाते थे, एक तो अमीर और एक गरीब। अमीर जो थे वो अल्पसंख्यक यानी कि थोड़ी संख्या में थे और गरीब लोग जो थे वो बहुत अधिक थे और वो सारे ही अमीरों के अधीन रहते थे। और वहाँ पर मध्य स्थिति के लोग जो थे वो न के बराबर थे, नहीं थे। राजा जो है वो ऐसा प्रतीत होता था जैसे राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा है। और वहाँ उस समय के जैसे शहर और नगरों का वर्णन जब किया जाता है तो उनको भी दूषित माना जाता था और बहुत ही जैसे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र माना जाता था। खेत जो होते थे वो झाड़ीदार होते थे और घातक होते थे, दलदल से भरे हुए होते थे। क्योंकि जैसे अब हम एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि जैसे अब किसी का मकान है तो वहाँ पर अगर किराएदार है तो वो उतनी केयर नहीं करेगा जितनी मकान मालिक जो है वो स्वयं केयर करेगा। तो ऐसे ही जो वहाँ की जनता थी वो वहाँ की भूमि को क्या मानती थी कि राजा की भूमि है तो हमें तो थोड़े समय के लिए ही कार्य करना है, तो वो उतनी केयर जो है वो नहीं करती थी और इसीलिए ही भूमि जो है वो ऐसी थी। वहाँ पर खेत जो है वो झाड़ीदार थे और भूमि जो थी वो दलदल बनी हुई थी। इसका सबसे बड़ा कारण राजकीय भूस्वामित्व था, यानी कि राजा का सारी भूमि के ऊपर शासन होता था। लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि मुग़ल दस्तावेज जो उस समय के मिले हैं वो ऐसा नहीं बताते, वो इन सब स्थितियों को जो है वो नहीं बताते। वो उस समय की स्थिति को अच्छा मानते थे। और जैसे उसके अंदर बताया गया है कि जैसे जो सरकारी मुग़ल दस्तावेज है वो ईश्वर इंगित
इशारा नहीं करते। राज्य की भूमि का एकमात्र स्वामी जो है वो राजा था। लेकिन उदाहरण के लिए 16वीं शताब्दी में अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार अबुल फजल भूमि राजस्व को राजस्व का परिचार्मिक बताता है, और जो राजा द्वारा अपनी प्रजा की सुरक्षा करने के बदले में की गई मांग प्रतीत होती है, न कि अपने स्वामित्व वाली भूमि पर लगान। तो ऐसा संभव है कि यूरोपीय यात्री ऐसी मांगों को लगान मानते थे, क्योंकि भूमि राजस्व की मांग अक्सर बहुत अधिक होती थी। लेकिन असल में यह बात न तो लगान है और न ही भूमि कर, बल्कि उपज पर लगने वाला जो है वो कर था। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।